Hello everyone. So in the topic Indian Constitution, हमने लास्ट क्लास में फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 30 तक कंप्लीट कर लिया था. नाउ इन द फंडामेंटल राइट द लास्ट आर्टिकल नंबर 32 दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, और उसी के साथ आर्टिकल 32 के साथ हमारा एक टॉपिक चले रिट्स, वो भी इसके साथ लिंक हो जाएगा. देखिए, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था दैट वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और इस चैप्टर के अंदर हमारा जो टॉपिक चला रहा था फंडामेंटल राइट्स. एंड वी हैव डिस्कस अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. The last one that I am going to discuss, that is the right to constitutional remedies that is Article 32. इससे क्या मतलब है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन? लेट्स से देयर इज सम पर्सन ए, एंड दिस पर्सन ए, इफ ही इज डिप्राइव्ड ऑफ एनी ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स गिवन द आर्टिकल 14 to 30, जो आप सारे पढ़ चुके हैं, देन आर्टिकल 32 सेज दैट ए कैन approach the Supreme Court, the highest court of the country. मतलब पहले लोअर कोर्ट पे जाने के होते हैं, अब डायरेक्टली हाईएस्ट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, दैट इज सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 32 ये अधिकार देता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स. मतलब इनमें से आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक कोई भी फंडामेंटल राइट अगर आपको लगता है कि आई एम बीइंग डिप्राइव्ड, ए को लगता है कि आई एम बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ दैट फंडामेंटल राइट, तो व्हाट ए कैन डू, ए कैन, आर्टिकल 32 ये अधिकार देता है ए को कि वो सुप्रीम कोर्ट को, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री को डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है. पहले लोअर कोर्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है. किस बात के लिए? फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स. अच्छा, आर्टिकल 32 में ये अधिकार दे रखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते. इसका मतलब आर्टिकल 32 आपको कोई नया राइट नहीं दे रहा, आपको यह अधिकार दे रहा है कि आप रेमेडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको अदर फंडामेंटल राइट्स मिलने में दिक्कत आ रही है. तो आर्टिकल 32 वैसे देखा रेमेडी है, इस आप हाईएस्ट कोर्ट को आप अप्रोच कर सकते हैं, रेमेडी की बात कर रहा है, बट ये भी रेमेडी भी एक तरह से राइट है. और आर्टिकल 32 इससे भी फंडामेंटल राइट, ये भी एक फंडामेंटल राइट, हमारा टॉपिक ही फंडामेंटल राइट चल रहा है. तो क्या मैं कह सकता हूं आर्टिकल 32 भी एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है, उस फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करके आप अदर फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री को अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज सुप्रीम कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं. तो इसलिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, देखिए, right to enforce fundamental rights. और ये इन्फोर्समेंट किसके हिसाब से कर रहे हैं? एज पर आर्टिकल 32 इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट. क्योंकि जब आप इन्फोर्स करें फंडामेंटल, कौन सा फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 14 से लेकर 30 में कोई भी, उसके लिए आप इन्फोर्स करने के लिए किस आर्टिकल का इस्तेमाल करें? आर्टिकल 32. और जो आर्टिकल 32 भी अपने आप में क्या? फंडामेंटल राइट. इसलिए आई कैन से दैट राइट टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट. अब ऐसा क्यों किया गया और इन्फोर्स करने का तरीका क्या है? आप डायरेक्टली हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. दैट्स व्हाई वी से दैट राइट टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट. अब ऐसा क्यों किया गया कि आर्टिकल 32 को भी फंडामेंटल राइट बनाया गया जिसमें आपको अधिकार दिया गया है, मतलब यहां कोई नया फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया है. आर्टिकल 32 में यह अधिकार दिया गया है कि अगर बाकी फंडामेंटल राइट्स में कहीं कोई परेशानी आ रहा है, आपको नहीं मिल रहा, तो आप हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं
फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ अदर फंडामेंटल राइट। एंड आर्टिकल 32 में जो अप्रोच का सुप्रीम कोर्ट को, वो आर्टिकल 32 भी खुद भी फंडामेंटल राइट है। इसे मैंने क्या लिखा, राइट टू इन्फोर्स अ फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो मतलब इन्फोर्स आप आर्टिकल 32 के हिसाब से कर रहे हैं, वो भी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। अब ऐसा क्यों किया गया, उसका रीजन है ऐसा क्योंकि इसको भी फंडामेंटल राइट क्यों बनाएगा आर्टिकल 32 को। देखिए एक लीगल थ्योरी है, लीगल मैक्सिम है, और कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, मैं समझा देता हूं अभी आपको। दैट इज यूबी जस ईबी रेमेडियम। यूबी जस ईबी रेमेडियम, देखिए क्या मतलब है, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। मतलब जहां अधिकार है वहां रेमेडी भी होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं विदाउट रेमेडी राइट्स हैव नो मीनिंग, राइट्स आर यूजलेस विदाउट रेमेडी। अच्छा आपको कोई अधिकार दे दिया जाए, लेकिन आपको अधिकार मतलब लॉ में लिख दिया आपको ये अधिकार है, लेकिन आपको अधिकार ना मिले तो उसके लिए बोलते साहब कोई रेमेडी नहीं, कहीं आप नहीं जा सकते, आपको कोई रेमेडी, फिर उस अधिकार का क्या मतलब है। इधर राइट्स आर यूजलेस विदाउट रेमेडी, एंड राइट्स के साथ रेमेडी का होना बहुत जरूरी है, तभी वो राइट्स इफेक्टिव होंगे, अदरवाइज राइट्स इफेक्टिव। तो इस लीगल मैक्सिमम का मतलब ये कि सर राइट के साथ रेमेडी बहुत जरूरी है, अदरवाइज राइट्स विल बिकम यूजलेस। तो इन्होंने भी इसी बेसिस पे बोला, जहां पे हमने राइट्स फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से लेकर 30 में अलग अलग फंडामेंटल राइट दिए, तो हमने उसी के अंदर भी रेमेडी दे दी है आर्टिकल 32 के फॉर्म में, जिसको भी फंडामेंटल राइट मतलब राइट और रेमेडी साथ साथ एक ही टॉपिक के अंदर फंडामेंटल राइट्स हमने कवर कर दिया कि राइट दिया, राइट के साथ रेमेडी, क्योंकि विदाउट रेमेडी राइट्स क्या यूजलेस है। इसलिए आर्टिकल 32 जो रेमेडी की बात करता है उसको भी फंडामेंटल राइट्स के साथ कवर कर दिया। दैट इज द लॉजिक कि राइट वेयर देयर इज अ राइट देयर शुड बी अ रेमेडी, अदरवाइज राइट्स विल बिकम यूजलेस। तो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 30 और साथ में आर्टिकल 32 में रेमेडी कि अगर 14 to 30 वाले कोई भी राइट्स में कोई दिक्कत आ रही है तो आप आर्टिकल 32 बोलता है कि आप डायरेक्टली विद द you can approach the highest court of the country, the Supreme Court, for the enforcement of your fundamental right. And इस कंसेप्ट पे बेसिकली राइट के साथ रेमेडी होनी चाहिए, इसलिए बाकी फंडामेंटल राइट के साथ रेमेडी आर्टिकल 32 में और जिसको भी फंडामेंटल राइट भी बनाया गया है। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। नाउ अगर किसी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना है अंडर आर्टिकल 32, तो उसके लिए जैसे सम पर्सन ए वांट्स टू अप्रोच the Supreme Court under Article 32 for the enforcement of any of the fundamental rights given under Article 14 to 30। मान लीजिए आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए एक कंसेप्ट है, ए विल हैव टू मेक अ पिटीशन, दैट पिटीशन इज कॉल्ड रिट पिटीशन, दैट पिटीशन इज कॉल्ड रिट पिटीशन। तो आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट को जो पिटीशन जो आप एप्लीकेशन लगाएंगे, रेमेडी मांगेंगे साहब मुझे फंडामेंटल राइट्स मेरे अफेक्ट हो रहे हैं, लॉ में हम आम भाषा में जो एप्लीकेशन वर्ड बोलते हैं उसी को हम टेक्निकली लॉ में पिटीशन बोलते हैं। और यह वाली पिटीशन जो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट लगाई थी, दैट पिटीशन इज कॉल्ड रिट पिटीशन। अब रिट्स भी कई तरह की होती हैं, तो इसलिए मैं एक पूरा डिटेल टॉपिक लेता हूं, तो रिट एंड आर्टिकल 32 भी उसमें लिंक हो जाएगा और कुछ चीज एक्स्ट्रा भी हो जाएगी। देखिए अब जो रिट पिटीशन होती हैं वो मैं डिटेल में बात करूंगा, तो हम रिट टॉपिक पे आते हैं और वो आर्टिकल 32 के साथ अपने आप लिंक हो जाएगा। देखिए आपको देखिए जो रिट्स हैं या रिट पिटीशन, ये पिटीशंस एक तो सुप्रीम कोर्ट को लग सकती है जो हमने डिस्कस किया, और एक हाई कोर्ट को भी लग सकती है। आई होप आप सब हाई कोर्ट जानते हैं, हर एक स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट में जब रिट पिटीशन लगाएंगे इट विल बी अंडर आर्टिकल 32 जो मैंने बताया था अभी आपको, वही चीज चल रही है। और किस बात के लिए? फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली। अभी बताया था ना आर्टिकल 32 में आप किसी भी राइट्स के लिए नहीं जा सकते, ओनली जो राइट्स फंडामेंटल राइट्स है गिवन द आर्टिकल 14, 30। अगर कोई और राइट है जो फंडामेंटल राइट नहीं है, कोई और राइट है बट नॉट द फंडामेंटल राइट, तो उसको एनफोर्स करने के लिए आप आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 32 में अभी आर्टिकल 32 में पढ़ा था,
अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होता है तो उसको इन्फोर्स करने के लिए आप आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच कर सकते हैं, नॉट फॉर एनी राइट, नॉट फॉर एनी राइट। सिमिलरली उसी तरीके से, तो वही बात मैं यहां बोल रहा हूं कि आर्टिकल 32 में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, एमसीक्यू में काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन से आर्टिकल में अप्लाई करें सुप्रीम कोर्ट को बाय वे ऑफ रिट पिटीशन, आर्टिकल 32 फॉर विच राइट, फंडामेंटल राइट्स ओनली। ठीक है, ठीक है। अब आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन टॉपिक, हमारा रिट पिटीशन चल रहा है, रिट पिटीशन लगा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। विच आर्टिकल नंबर, आर्टिकल 2। ये सब आर्टिकल नंबर याद कर लीजिए क्योंकि इस पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। आर्टिकल 226 में, और आर्टिकल 226 में जब हाई कोर्ट को हम रिट पिटीशन लगाते हैं तो यहां पे वी कैन मेक द रिट पिटीशन फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज अदर राइट्स, एंड लगाते बीच एंड अदर राइट्स, मतलब किसी भी राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो या कोई और राइट्स हो, किसी भी राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए रिट पिटीशन कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है। रिट पिटीशन जो है, देखिए नॉर्मली आप कोर्ट्स में जाके रेमेडी ले सकते हैं, बट रिट पिटीशन के फॉर्म में जो रेमेडी आप लेते हैं जब रिट एप्लीकेशन लगाते हैं तो दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रिट पिटीशन इंटरटेन करने की, एक्सेप्ट करने की पावर सिर्फ दो ही कोर्ट्स को, एक सुप्रीम कोर्ट को, एक हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल में, आर्टिकल 32 में, किस बात के लिए, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली, मैंने ओनली वर्ड लगा दिया है। और किसी तरह के राइट्स के लिए जो फंडामेंटल राइट नहीं है उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में अप्रोच नहीं कर सकते, वो इंटरटेन ही नहीं करेगा। लेकिन एक रिट पिटीशन हम हाई कोर्ट को भी लगा सकते हैं अंडर विच आर्टिकल, किस आर्टिकल में हाई कोर्ट को पावर है टू एंटरटेन द रिट, आर्टिकल 226। किस बात के लिए, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज द अदर, मतलब किसी भी तरह राइट्स के लिए आपको लगता है आपके राइट्स का अफेक्ट हुआ है तो आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। तो ये आपका कंसेप्ट आपका रिट का, रिट पिटीशन का। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ये तो किस किस कोर्ट्स को पावर है टू एंटरटेन द रिट पिटीशन। अब किस किस तरह की रिट लगा सकते हैं, ये तो कोर्ट्स के हिसाब से हो गया, सुप्रीम कोर्ट को पावर, हाई कोर्ट को पावर है। अब किस किस तरह की रिट्स लगा सकते हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में कॉन्स्टिट्यूशन ने 5 अलग अलग सर्कमस्टांसेस के लिए 5 तरह के रिट्स दे रखी है, जो हम हाई कोर्ट को भी लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी लगा सकते हैं। एंड आपको कहीं ना कहीं इसमें फंडामेंटल राइट का इशू है, तो फंडामेंटल राइट वाला कंसेप्ट यहां भी है और यहां भी है, इसलिए हम हाई कोर्ट को भी लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी लगा सकते हैं, कोई फंडामेंटल राइट के लिए यहां भी जा सकते हैं और यहां भी। एंड 5 अलग अलग सिचुएशंस के लिए, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ने 5 तरह के रेट पिटीशन दे रखी है, रिट्स दे रखी है। ये क्या है देखिए, पहला रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, ये लैटिन टर्म्स हैं, आप कंफ्यूज मत रहे, इसका मतलब इंग्लिश के वर्ड्स नहीं, हैबियस कॉर्पस सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि इट्स नॉट इंग्लिश वर्ड्स। हैबियस कॉर्पस होता है टू हैव अ बॉडी। किस सेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में बताने जा रहा हूं। मान लिया कोई पर्सन है ए, इसके फिजिकल मूवमेंट को किसी बी ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है इन अनलॉफुल मैनर। किसी बी ने ए के फिजिकल, जैसे मान लिया ए को जैसे किडनैप कर रखा है, उसको कहीं पर बंद कर रखा है। बी को पुलिस ऑफिसर बिना कोई लीगल रीजन के, विदाउट कोई वैलिड रीजन के ए को अरेस्ट कर लिया। क्या इसका था ए का, अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 21 जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पुलिस ऑफिसर, लेकिन आपके पास कोई होता ना प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, आर्टिकल 21। तो अगर अनलॉफुल तरीके से बी ने ए को अरेस्ट कर लिया, क्या ए की फिजिकल मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गई? या कोई बी प्राइवेट पर्सन है, नॉट अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, नॉट द पुलिस ऑफिसर, उसने ए को किडनैप करके कहीं छुपा दिया है, बंद कर दिया, उसकी फिजिकल मूवमेंट, मतलब कोई ए है, उसकी फिजिकल मूवमेंट, उसकी बॉडी रेस्ट्रिक्ट हो गई, क्या उसका फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 21 इफेक्ट हो रहा है, राइट टू लाइफ एंड यस। तो ऐसे केसेस में ए कैन मेक अ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कोई फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट में दोनों जगह जा सकते हैं। अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, अगर हाई कोर्ट में जाएंगे तो आर्टिकल 226 में लगाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे तो आर्टिकल 32 में लगाएंगे। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को आप रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस लगा सकते, किस लिए कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप बी के अगेंस्ट ऑर्डर पास कीजिए और उससे पूछिए कि उसने किस बेसिस पे मेरी फिजिकल मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। और अगर उसके बी के पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, कोर्ट ऑर्डर करेगा। मान ली ए ने रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस लगाई तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट,
ना उसके रेट पे हाई कोर्ट सुप्रीम में बी को ऑर्डर दिया, आप लीगल जस्टिफिकेशन बताइए। अगर बी के पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा कि ए की फिजिकल मूवमेंट को फ्री कर दिया जाए, मतलब उसकी बॉडी को फ्री कर, हैव अ बॉडी, उसकी बॉडी फ्री कर दीजिए, मतलब उसकी फिजिकल मूवमेंट को फ्री कर दीजिए, आप उसको इस तरह के रेस्ट्रिक्ट नहीं करते। अच्छा, ऐसा करके क्या ए को रेमेडी मिल रही है? क्या एक है फंडामेंटल राइट और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उसे मिल रहा है? यस। तो इस तरह की सिचुएशन में जब किसी की फिजिकल मूवमेंट कोई प्राइवेट पर्सन या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी लाइक पुलिस ऑफिसर अनलॉफुल तरीके से गलत तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर दे, उसके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अफेक्ट हो, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को कौन सी रिट लगा सकता है? रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। फिर कोर्ट उसके मैटर को देखेगा, सामने वाले को ऑर्डर करेगा आपने किस बेसिस को रेस्ट्रिक्ट किया। अगर जस्टिफिकेशन ठीक है, जस्टिफिकेशन नहीं, जब पुलिस ऑफिसर उसका जस्टिफिकेशन है कि सही है, कोर्ट को लगता है सही बोल रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर लगता है लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, देन कोर्ट विल ऑर्डर कि भैया ए को फ्री करो। इट मीन्स एज अ रिजल्ट ए इज गेटिंग द रेमेडी बाय अप्लाइंग टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाय वे ऑफ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। तो ये ब्रीफली देखिए, आपके नाम ही लोग खाली पूछते हैं कि कौन कौन सी रिट्स होती हैं, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोई कई लोग तो खाली 5 रिट्स पढ़ ली, ठीक है, बट क्वेश्चन का मतलब क्या है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। बाकी तो डिटेल्स अगर बात करें देयर इज नो एंड, बट फिर भी आपके लेवल पे इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट देखिए, रिट ऑफ मैंडमस। रिट ऑफ मैंडमस। मैंडमस का मतलब क्या? देखिए, मैंडमस जो वर्ड, अगेन ये लीगल टर्म्स है, इसका मतलब मैंडमस का मतलब है कमांड। अच्छा, ये डायरेक्ट मीनिंग भी पूछ सकते हैं कि मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मैंडमस, हैबियस कॉर्पस, तो ये भी ध्यान रखना, इसलिए मैं सब बता रहा हूं। मैंडमस का मतलब कमांड। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, ये रिट ध्यान सुनिएगा। मान लिया कोई पब्लिक अथॉरिटी है, एंड पब्लिक अथॉरिटी में यहां पे सारी लेजिस्लेटिव बॉडी आ जाएगी, बता रहे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव बॉडी आ जाएगी, सारी जुडिशियल वो सब आ जाएगी। कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी जो लॉ मेकिंग बॉडी, कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी, कोई भी जुडिशियल बॉडी, अगर उसकी कोई ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसकी ड्यूटी वो काम नहीं कर रहा, ओमिशन टू परफॉर्म ड्यूटी, और जिसकी वजह से किसी पर्सन ए का कोई राइट्स पे बैड, मतलब उसके फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज अ पब्लिक अथॉरिटी इन नॉट परफॉर्मिंग इट ड्यूटी टुवर्ड्स ए, दैट्स व्हाई ए सब फंडामेंटल राइट्स आर गेटिंग अफेक्टेड। इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन व्हाट दिस पर्सन ए कैन डू, it can make a writ of mandamus either to the high court or supreme court against this public authority। तो भैया मेरे हिसाब से ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि साहब ये पब्लिक अथॉरिटी अपना काम पूरा नहीं कर रही, अपनी ड्यूटी, जिसकी वजह से मेरा फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहा है। तो आप ऐसा कीजिए, इस पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट ऑर्डर दीजिए, कमांड दीजिए, उसे पूछिए कि वो ऐसा क्यों कर रही है। नाउ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जब रिट ऑफ मैंडमस कोई लगाएगा तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस पब्लिक अथॉरिटी से क्वेश्चन पूछेगा कि साहब आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे। अगर ये पब्लिक अथॉरिटी सही में कोर्ट को लगता है अपना काम गलत नहीं कर रही थी, ओमिशन टू परफॉर्म ड्यूटी, तो हाई कोर्ट सुप्रीम उसको ऑर्डर करेगा कि आप अपना काम करें, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें, एंड पनिशमेंट भी हो सकती है पब्लिक अथॉरिटी अगेंस्ट, प्लस काम करवाया जाएगा। कैसे ए का फंडामेंटल राइट मिल जाएगा, ये सुनो। अच्छा, इसमें 2-3 बातें ध्यान, ये किसके अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडमस इशू होती है? अगेंस्ट सम पब्लिक अथॉरिटी। कब इश्यू होती है? जब वो पब्लिक अथॉरिटी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करती। अब पब्लिक अथॉरिटी में क्या, अच्छा एक ड्यूटी, पब्लिक ड्यूटी में 2 तरह की ड्यूटी होती है, मैंडेटरी ड्यूटी होती है, डिस्क्रिशनरी ड्यूटी। कहीं होता है दिस अथॉरिटी हैज टू डू दिस, एक होता है दिस अथॉरिटी मे डू दिस, ठीक है, मैंडेटरी नहीं, वो करना चाहे तो कर सकती नहीं भी। तो अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी की मैंडेटरी ड्यूटी है, उसको इन्फोर्स करने के लिए अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही, जैसे इस पब्लिक अथॉरिटी को मैंडेटरी ड्यूटी टुवर्ड्स से वो नहीं कर रहे, उसको इन्फोर्स करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को रिट ऑफ मैंडमस लगा सकते हैं। लेकिन अगर इस पब्लिक अथॉरिटी को ड्यूटी डिस्क्रिशनरी ड्यूटी कि वो करना चाहे तो करे, नहीं उसकी च्वाइस है, वो उसने नहीं किया, तो उसको इन्फोर्स करने के लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट ऑफ मैंडमस नहीं लगा सकते। तो किसके लिए लगा सकते हैं? ओनली फॉर मैंडेटरी ड्यूटी, नॉट फॉर डिस्क्रिशनरी। मैंडेटरी ड्यूटी के लिए इन्फोर्स करने के लिए तो आप रिट ऑफ मैंडमस लगा सकते हैं, मैंने टिक कर दिया।
लेकिन जो डिस्क्रिशनरी ड्यूटी है ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, उसको इन्फोर्स करने के लिए आप रिट ऑफ मैंडेमस, कोई डिस्कस का चॉइस हो, करे ना करे, तो आप उसे कैसे कंपेल कर सकते हैं? लॉजिक कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, एंड उसके लिए अलाउड नहीं है कि आप रिट ऑफ मैंडेमस लगाइए, अलाउड नहीं है। एक तो ये बात हो गई। अब आप आगे देखिए, किसके अगेंस्ट लगा सकते हैं? पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट। कब? वो पब्लिक अथॉरिटी अपनी कोई मैंडेटरी ड्यूटी अगर परफॉर्म नहीं करे, डिस्क्रिशनरी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करे, तो उस केस में अप्लाई नहीं कर सकते। अब पब्लिक अथॉरिटी में क्या आता है? कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी, कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी, कोई भी जुडिशियल बॉडी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि एमसीक्यू में से क्वेश्चन बनते हैं। एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये भी वैसे पब्लिक अथॉरिटी हैं, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बीइंग द हाईएस्ट अथॉरिटी एट द नेशनल लेवल, गवर्नर द स्टेट लेवल, इनको प्रिविलेज दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि भाई आप भी पब्लिक अथॉरिटी हैं, लेकिन आपके अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडेमस, क्योंकि आप हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, तो आपके अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडेमस इशू नहीं हो। मतलब किसी भी पब्लिक अथॉरिटी, अगर वो पब्लिक अथॉरिटी अपनी मैंडेटरी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करती, तो आप उसके अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडेमस लगा सकते हैं, लेकिन नॉट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी पब्लिक अथॉरिटी होती है, बट इनको प्रिविलेज दे रखा है कि बीइंग द हाईएस्ट पोस्ट एट द नेशनल लेवल एंड द स्टेट लेवल, इसलिए आपके अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडेमस नहीं लगेगी। एंड कभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ मैंडेमस इशू नहीं करेगा अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ स्टेट। इसके अलावा किसी भी पब्लिक अथॉरिटी अगेंस्ट इशू कर सकता है। पब्लिक अथॉरिटी में क्या आता है? एनी लेजिस्लेटिव बॉडी, एनी एग्जीक्यूटिव बॉडी, एनी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, कब लगा सकता है? अगर वो पब्लिक अथॉरिटी अपनी मैंडेटरी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसके अगेंस्ट अगर कोई अप्लाई करता है तो रिट ऑफ मैंडेमस, और उसको ऑर्डर किया जाएगा कि अपना काम पूरा करें, जिससे कि लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स मिले, एंड दैट रिट इज कॉल्ड रिट ऑफ मैंडेमस। रिट ऑफ मैंडेमस, दैट वाज सेकंड रिट। तो एक हमने पढ़ा रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, वो अलग कॉन्टेक्स्ट में था। रिट ऑफ मैंडेमस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिट, दैट इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, देखिए, मान ले कोई जुडिशियल बॉडी है, या कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी है। जुडिशियल बॉडी तो कोर्ट्स होते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडी कोर्ट्स नहीं होते, बट कोर्ट्स की तरह ही काम करते, जैसे इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, नाम सुना होगा, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, इस तरह की बॉडी है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कोर्ट्स की तरह जुडिशियल बॉडी की तरह काम करती है, बट एक्चुअली जुडिशियल बॉडी होती नहीं है, उनको क्वासी बॉडी बोलते हैं। तो जुडिशियल बॉडी कोर्ट्स हो गए, क्वासी बॉडी सिमिलर टू द कोर्ट्स बट नॉट एग्जैक्टली द कोर्ट्स। अगर कोई जुडिशियल बॉडी या क्वासी बॉडी किसी मैटर को सही ढंग से हैंडल नहीं कर रही, जैसे मान लीजिए कोई ए और बी के बीच में कोई केस चल रहा है, इन सब जुडिशियल बॉडी, इन सब कोर्ट और बिफोर सम क्वासी बॉडी, एंड उस केस में ए को लगता है कि वो जुडिशियल बॉडी या क्वासी बॉडी जहां केस चल रहा है, वो सही ढंग से केस को हैंडल नहीं कर रहे, वो पक्षपात कर रहे हैं, ए को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं दे रहे, या कुछ भी कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब, या उनकी जो पावर्स है, पावर्स के बियॉन्ड जाके वो काम कर रहे हैं, या अपनी पावर्स का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, मतलब कुछ गलत कर रहे हैं, जैसे ए को लगता है कि सब उसके साथ गलत हो रहा है। इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन, ए दिस पर्सन, एग्जाम्पल समझा रहा हूं, इट कैन अप्रोच ईदर द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाय वे ऑफ रिट ऑफ प्रोहिबिशन। आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रिट ऑफ प्रोहिबिशन लगा सकते हैं अगेंस्ट दिस जुडिशियल बॉडी, और जो गलत कर रही है, जिसकी वजह से ए को लग रहा है कि परेशानी हो रही है, आप रिट ऑफ प्रोहिबिशन लगा सकते हैं। अच्छा, रिट ऑफ प्रोहिबिशन लगाएंगे, इसका मतलब क्या है? आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनके अगेंस्ट प्रोहिबिशन ऑर्डर पास कर दो, कि आप गलत तरीके से केस हैंडल कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, इसको सही ढंग से हैंडल कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे, एंड दैट काइंड। अच्छा, तो ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को आपने रिट ऑफ प्रोहिबिशन लगा दी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उसे देखा, लगा कि साहब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लगा सब ये सही ढंग से काम नहीं कर रहे, इनके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया कि सब प्रोहिबिट कर दिया कि आप गलत तरीके से गलत फैसला नहीं दे सकते, और आपको सुधार के ठीक ढंग से केस को डिसाइड कीजिए। क्या रेट आपको रेमेडी, ए को रेमेडी मिल गई, क्या मिल गई, क्या मिल गई, रेमेडी मिल गई। तो अगर किसी आपको लगता है कोई जुडिशियल बॉडी या क्वासी बॉडी जिसमें आप पार्टी, मतलब आप भी उस केस में पार्टी हैं, जो केस इनके सामने पेंडिंग है,
वो अपनी पावर से गलत इस्तेमाल कर रही है, या आपको अपनी बात कहने का मौका नहीं दे रही, वो बायस्ड है, मतलब कुछ गलत कर रही है, या अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर रही है, पावर्स जो नई पावर्स है वो भी इस्तेमाल कर रही है, मतलब कुछ भी गलत कर रही है। तो ऐसे केसेस में उस जुडिशियल और क्वाशी बॉडी के अगेंस्ट आप रिट ऑफ प्रोहिबिशन लगा सकते हैं, एंड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को वो देखेंगे। अब उनको लगता है कि आप सही बोल रहे हैं तो उनके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर उनको रोकेंगे गलत काम करने की, आप गलत कर रहे हैं, उसको कैसा करने से रोकेंगे, प्रोहिबिट करेंगे, एंड उसके लिए आप रिट लगाई, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अच्छा, एक सिमिलर सी रिट्स और है इसके साथ, देखिए सिमिलर रिट ऑफ सर्टिटोरी। ये सब लैटिन टर्म्स है इसलिए आपको सुनने में इज नॉट इंग्लिश वर्ड्स। रिट ऑफ सर्टिटोरी, ये देखिए क्या चीज है। सेम सिचुएशन, सब कुछ सेम है। कोई जुडिशियल बॉडी, कोर्ट्स, कोई क्वासी बॉडी, मान ली ए और बी के बीच में वो केस है, उन्होंने सही ढंग से हैंडल नहीं किया, पावर से गलत इस्तेमाल किया, बायस थे, एक पक्षपात कर कुछ भी, और फैसला दे दिया, मतलब गलत तरीके से केस डिसाइड कर दिया। अब डिसाइड कर दिया ऑलरेडी, उस कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, लेट्स से ए और बी ए के अगेंस्ट डिसाइड कर दिया, क्या ए के साथ इनजस्टिस हुआ ना। ऐसे केस में ए कैन अप्रोच द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाय वे ऑफ रिट ऑफ सर्टिटोरी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मैटर को देखेगा और लगता है कि साहब ए सही बोल रहा है, कोर्ट बायस था या कोर्ट ने गलत तरीके से मैटर को डिसाइड किया, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उस कोर्ट को जिसने गलत तरीके से डिसाइड किया, क्वाशी बॉडी को बोले केस को रीओपन कीजिए, सुना केस रीओपन, और दोबारा से सही तरीके से डिसाइड कीजिए, क्या ए को रेमेडी मिल रही? यस। फर्क क्या देखिए, सब कुछ सेम है। किसके अगेंस्ट इश्यू होती है रिट ऑफ प्रोहिबिशन? जुडिशियल बॉडी और क्वासी बॉडी, सेम, दोनों कॉमन है। कब होती है? जब वो जुडिशियल बॉडी को गलत तरीके से काम कर रहे हैं। खाली फर्क है, स्टेज का फर्क है। अगर ए और बी के बीच में केस चल रहा है बिफोर द जुडिशियल, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन केस चल रहा है, तो उसमें भी तो बीच बीच में सुनवाई होती है, आपको अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल रहा, यहां भी तो गलत हो रहा है। लेकिन फाइनल डिसीजन ये बॉडी ने भी दिया नहीं है। उससे पहले अगर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिट लगाना चाहते हैं, तो कौन सी रिट लगे? रिट ऑफ, किसी को हम रोकेंगे कब? जब उसने अभी गलत काम पूरा किया नहीं है, फाइनल फैसला नहीं दिया, उससे पहले रोकेंगे ना। लेकिन फैसला दे दिया, अगर मान लिया जुडिशियल बॉडी या क्वासी ने फैसला दे दिया गलत तरीके से, अब आप चाहते हैं कि साहब मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिट लगाऊं, तो कौन से रिट ऑफ सर्टिटोरी? तो स्टेज का फर्क है, किसके अगेंस्ट इशू हो रहा है? सेम जुडिशियल क्वासी बॉडी। कब? जब वो जुडिशियल क्वासी गलत तरीके से काम कर रही है, बायस्ड है। अच्छा, लेकिन फर्क क्या है? अगर वो जिसके अगेंस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को, अगर उसने मैटर फाइनली डिसाइड नहीं किया, मैटर अभी भी उनके कोर्ट में चल रहा है या क्वासी बॉडी के सामने चल रहा है, तब तो क्या लगेगा? रिट ऑफ प्रोहिबिशन। लेकिन केस डिसाइड हो चुका, अब फिर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं, देन कौन सी लेगा? रिट ऑफ सर्टिटोरी। तो इसी को इसलिए मैंने हाईलाइट करते हुए सेंटेंस भी लिखा हुआ है, देखिए, द रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन एंड सर्टिटोरी आर ऑफ द सेम नेचर, दोनों एक ही नेचर की हैं। The only difference being that the writ of prohibition issued at an earlier stage. Earlier stage means before the order is made, मतलब before this authority decide the matter, and the writ of certiorari available on a later stage, that is after the order has been passed. मतलब उस कोर्ट ने क्वासी ने मैटर डिसाइड किया, उसके बाद आपको लगता है गलत किया, तो आप उसके अगेंस्ट रिट ऑफ सर्टिटोरी लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से संबंध है, एंड दोनों सिमिलर। क्किसके अगेंस्ट होती है? सेम जुडिशियल क्वासी। कब होती है? जब वो बायस्ड हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तब होती है। फर्क क्या है कि मैटर डिसाइड होने से पहले अप्लाई करेंगे रिट ऑफ प्रोहिबिशन, डिसाइड होने के बाद रिट ऑफ सर्टिटोरी। तो दैट इज द टू रिट्स। हर एक रिट का कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन अप्लाई कर सकता है, किस सिचुएशन में, वो सारी बात बता रहा हूं। एंड ये सब याद रखना है, ठीक है? कौन, जैसे रिट ऑफ मैंडेमस बताया, किसके अगेंस्ट? पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी में क्या आता है? कब? जब वो पब्लिक अथॉरिटी अपनी मैंडेटरी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करती। लेकिन पब्लिक अथॉरिटी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट भी आते हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट इश्यू नहीं होता, उनको एग्जेम्पशन दे रखी है, उनको प्रिविलेज दे रखा है। Now coming to the last type of writ of quo warranto. 5 तरह की रिट्स होती हैं: रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिटोरी एंड रिट ऑफ quo warranto। मैं लास्ट पढ़ाने जा रहा हूं, देखिए। अगेन लीगल टर्म, quo warranto का मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। व्हाट इज योर अथॉरिटी। मान लिया
किस कॉन्टेक्स्ट में समझिएगा। मान लिया कोई गवर्नमेंट जॉब है, एक सिंगल ही जॉब है, मान लिया सिंगल वैकेंसी है, सीनियर लेवल में मान लिया कोई एक सिंगल वैकेंसी, सीनियर लेवल गवर्नमेंट जॉब, जिसमें कई लोगों ने अप्लाई किया, बट ए गॉट दैट जॉब, जैसे ए को जॉब मिल गई। उस जॉब में किसी बी ने भी अप्लाई किया था और बी को लगता है कि साहब ही इज मोर कॉम्पिटेंट, मोर एलिजिबल कैंडिडेट देन ए टू गेट दिस गवर्नमेंट जॉब, लेकिन ए ने कुछ अनफेयर मीन्स, कुछ रिश्वत खिला के या कोई अपनी कह सकते हैं कोई सोर्स लगा के ये जॉब पाली, और इससे बी को नुकसान हो रहा है कि बी को लगता है कि आई एम मोर कॉम्पिटेंट, मोर एलिजिबल, बट ए ने अनफेयर तरीके से वो जॉब ली। तो क्या बी के साथ इनजस्टिस हो रहा है? एंड उसका फंडामेंटल राइट था, राइट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वो अफेक्ट हो रहा है। तो ऐसे केस में दिस पर्सन बी कैन अप्रोच द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट ए बाय वे ऑफ रिट ऑफ को वारंटो, by way of writ of quo warranto, QW quo warranto। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बी अप्रोच करेगा कि साहब ए से पूछिए कि साहब ए की क्या अथॉरिटी है, किसके बेसिस पे ए को जॉब मिली, व्हाट इज द बेसिस ऑफ गेटिंग दिस जॉब। मतलब आप ए से पूछिए, बी के साथ नुकसान हो रहा है, तो बी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रिट ऑफ को वारंटो लगा था अगेंस्ट ए, एंड ये रिक्वेस्ट करेगा कि आप ए से पूछिए किस बेसिस पे कोई जॉब मिली। नाउ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगा अगेंस्ट से, और उसे एक्सप्लेन कीजिए कि आपने किस बेसिस पे आपको जॉब मिली। अगर ए के पास वैलिड एक्सप्लेनेशन है और सही में जेन्युइन तरीके से, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मान लिया ए को गलत तरीके से जॉब मिली और ये प्रूव हो जाता है ए के पास वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोर्ट को भी लगता है कि इसने कोई अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल, कोई गलत तरीके का इस्तेमाल किया है इन गेटिंग दिस जॉब, तो उस केस में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास करके ए की जॉब को टर्मिनेट कर देगा। इसका जो गलत कर रहा था उसको, और अगर कोर्ट को लगता है कि बी इज अ बेटर कैंडिडेट, मोर एलिजिबल देन ए, वो जॉब बी को मिल सकती है। मिली कि भाई ए जो गलत कर रहा था उसको ऐसा करने रोका, जिससे कि जो राइट कैंडिडेट है उसको जॉब मिल सके, एंड दिस काइंड ऑफ रिट इज कॉल्ड रिट ऑफ को वारंटो। तो पहली बात, किस तरह की सिचुएशन में ये रिट का इस्तेमाल होता है? इफ सम पर्सन गेट सम गवर्नमेंट जॉब बाय यूजिंग द अनफेयर मीन्स, उसकी वजह से जो औरों के जो राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, वो अपने राइट्स क्लेम करने के लिए रिट ऑफ को वारंटो अप्लाई कर सकते हैं। एंड फिर कोर्ट उस बंदे से पूछे कि आपने किस बेसिस पे जॉब पाई, अगर उसका वैलिड एक्सप्लेनेशन ठीक है, नहीं है तो कोर्ट उसकी जॉब को टर्मिनेट कर देगा एंड वो राइट कैंडिडेट को फिर जॉब मिल जाएगी। एंड इसके लिए जो आप अप्लाई करते हैं फॉर गेटिंग दिस रेमेडी, दिस रिट इज कॉल्ड रिट ऑफ को वारंटो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, रिट ऑफ को वारंटो कैन बी यूज ओनली इन द कॉन्टेक्ट गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब्स के कॉन्टेक्स्ट में आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस आप वो प्राइवेट जॉब उस बंदे को मिल गई, वो इतना एलिजिबल कैंडिडेट नहीं, नो, उसका रीजन है प्राइवेट जॉब्स के अंदर जो क्राइटेरिया होते हैं बहुत फ्लेक्सिबल, एम्प्लॉयर के ऊपर होता है। क्या पता है कि भैया इस जॉब के लिए हम इतनी सैलरी देंगे, लेकिन कोई अच्छा कैंडिडेट में सैलरी बढ़ा भी देते हैं। क्या गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता है? नो, गवर्नमेंट में सब कुछ डिसाइडेड, डिफाइंड होता है कि ये ऐसे है, इतनी सैलरी होगी, यहाँ वहां पर कुछ, तो वहां पे आप बोल सकते हैं वो राइट कैंडिडेट है या नहीं है। लेकिन इन द प्राइवेट जॉब एम्प्लॉयर की मर्जी है किसको रखना चाहे किसको नहीं रखना चाहे, इसलिए वहां पे प्राइवेट जॉब में कोई नहीं बोल सकता कि साहब मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहा है। वो वैसे भी हम उसको आर्टिकल नंबर 16 से जोड़ के देखें, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट जॉब में आपको बराबर का मौका मिलना चाहिए, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड नहीं था, इसलिए ये रिट भी उसी से रिलेटेड है, आर्टिकल 16। एंड यहाँ भी ये रिट भी तभी इस्तेमाल जब गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चीजें हैं, एंड वहां पे लेकिन नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइवेट जॉब। तो इसके साथ हमने पूरा टॉपिक आर्टिकल 32 से स्टार्ट किया था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। एंड मैंने बताया था आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना है बाय वे ऑफ रिट पिटीशन। फिर मैंने कहा रिट पिटीशन भी दो तरह की होती है, हाई कोर्ट को भी लग सकती है, सुप्रीम कोर्ट को भी। सुप्रीम कोर्ट को लगती है फॉर इन्फोर्समेंट ओनली फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32। हाई कोर्ट को लगती है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज द अदर राइट्स, आर्टिकल 226 में। एंड दोनों ही कोर्ट्स को फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट आप 5 तरह के रेट लगा सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में। रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस टू हैव अ बॉडी, रेट ऑफ मैंडमस अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटी व्हेन दैट पब्लिक अथॉरिटी डज नॉट परफॉर्म इट्स मैंडेटरी ड्यूटी, ठीक है। एंड दैट पब्लिक अथॉरिटी में कोई भी आ सकता है, एनी लेजिस्लेटिव बॉडी, एनी एग्जीक्यूटिव, एनी जुडिशियल, एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर स्टेट, उनके अगेंस्ट, ठीक है, अगर वो अपना काम पूरा नहीं करे।
देन अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी बॉडी रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड रिट ऑफ क्वो वारंटो, अगर वो जुडिशियल या अपना काम नहीं कर रही या इलीगल तरीके से काम कर रही है या बायस्ड है, लेकिन फर्क क्या है प्रोहिबिशन का, जब उसने फाइनल ऑर्डर पास नहीं किया उससे पहले आप राइट ऑफ प्रोहिबिशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उस कोर्ट ने या क्वासी फाइनल ऑर्डर पास कर दिया और आपको लगता है गलत किया, तो आप उसके रिट ऑफ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और लास्ट में रिट ऑफ क्वो वारंटो, जब कोई गवर्नमेंट जब अनफेयर मीन्स के थ्रू इस्तेमाल ले लेता है और उससे लगता है किसी के राइट्स और बैड इफेक्ट है, तो आप रेमेडी के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को रिट ऑफ क्वो वारंटो के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 5 तरह की रिट्स हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं बोथ टू द हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट। नाउ इसके बाद हमारा फंडामेंटलाइज के साथ हमारा एक टॉपिक जो रिट्स साथ में जुड़ गया, उसके साथ आर्टिकल 32 फिर आर्टिकल 226, वो मैंने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया। नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट, फंडामेंटलाइज ओवर। नाउ वी मूव ऑन टू द इन द सेम टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेम चैप्टर। द नेक्स्ट topic is directive principles of state policy. Directive principles of state policy. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए सर क्या मतलब है डायरेक्टिव, पहली बात इस टॉपिक का मतलब क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट इज डायरेक्टेड टू फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स while making its policy for the governance of the country। मतलब देश को गवर्न करने के लिए जो आप पॉलिसी बना रहे हैं, उस पॉलिसी बनाते समय आपको सर्टेन प्रिंसिपल, सर्टेन सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए। स्टेट इज डायरेक्टेड टू फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स। किस चीज में? जब आप देश को गवर्न करने के लिए पॉलिसी बनाएंगे तो उस पॉलिसी को बनाते समय सर्टेन सिद्धांतों को पालन करना चाहिए। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, स्टेट वर्ड आ गया, डायरेक्टिव डायरेक्टेड टू फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स, देखो डायरेक्टिव आ गया, प्रिंसिपल्स आ गया, स्टेट आ गया, वाइल फ्रेमिंग इट्स पॉलिसी फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, चारों वर्ड्स आ गए। मतलब वो एक फ्रेज बना हुआ डायरेक्टिव, बट उसका एक्चुअली मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। स्टेट इज डायरेक्टेड टू फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल while framing its policy for the governance of the country। देखिए इसका मतलब अब थोड़ा और समझेंगे। यहां डायरेक्टेड जो वर्ड है इसका मतलब एडवाइज्ड, स्टेट एडवाइज्ड टू फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स। अगर हम किसी को एडवाइज करते हैं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, यू शुड, क्या उसके लिए मैंडेटरी होता है? नहीं, वो करे ना करे उसकी मर्जी, हम एडवाइज करें। वैसे ही देश के संविधान ने स्टेट को कुछ एडवाइस दी है, डायरेक्ट करने का होता है एडवाइस, ऑर्डर नहीं दिया कि यू शुड फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल, यू आर एडवाइज टू फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल। जब आप देश को चलाने के लिए जो पॉलिसी बनाएंगे उसमें कुछ सिद्धांतों का आपको पालन करना चाहिए। अच्छा, जब एडवाइस है, मैंडेटरी नहीं है, तो अगर स्टेट अगर आपको कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो ना करे तो क्या हम कोर्ट में स्टेट के अगेंस्ट जा सकते हैं? नो, क्योंकि ये सिर्फ एडवाइस है, इट्स ओनली अ पीस ऑफ एडवाइस, नॉट अ ऑर्डर, इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग। अच्छा, फंडामेंटलाइज क्या स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्स हो सकते हैं? यस, अभी पढ़ा था आर्टिकल 12 पढ़ा था, फंडामेंटलाइज से इन्फोर्सेबल अगेंस्ट है। मतलब अगर आपको फंडामेंटल दिक्कत आ रही है, आप स्टेट के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं, दे आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट स्टेट। लेकिन क्या अगर स्टेट कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहा तो क्या हम कोर्ट में स्टेट के अगेंस्ट जा सकते हैं? नो, क्योंकि ये सिर्फ एडवाइस है, दिस इज नॉट मैंडेटरी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट में लिखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी are not enforceable against the state। ये स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल नहीं है थ्रू द कोर्ट,
कि आप सोचें, अच्छा मान लीजिए स्टेट अगर कोई पर्टिकुलर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल दे रखे हैं, एक थोड़ी बहुत सारे प्रिंसिपल दे रखे हैं, और एडवाइस है कि इन प्रिंसिपल को आप फॉलो करना चाहिए। अगर स्टेट किसी पर्टिकुलर डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता तो हम कोर्ट में स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते कि साहब कोर्ट की हेल्प से उसे ऑर्डर दिलवाएं कि आपको करना पड़ेगा ये प्रिंसिपल। नो, व्हाई? बिकॉज इट्स ओनली पीस ऑफ एडवाइस, इट्स ओनली डायरेक्शन, इट्स नॉट अ ऑर्डर। इसे मिल गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर नॉट इन्फोर्सेबल, दे आर नॉट। आप कोर्ट की मदद से स्टेट के अगेंस्ट इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। ये कह सकते इसका नेचर फंडामेंटल है, जो उल्टा है। फंडामेंटल है इन्फोर्सेबल अगेंस्ट स्टेट। आप स्टेट के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं उसको इन्फोर्स कर, उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए, लेकिन डीपी क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन है, एडवाइस है, मैंडेटरी नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, दैट्स व्हाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर, लेकिन दिस कैन नॉट बी इन्फोर्स अगेंस्ट द स्टेट बाय द इंटरवेंशन विद द हेल्प ऑफ द कोर्ट। आप स्टेट के अगेंस्ट ये इन्फोर्सेबल नहीं है, आप स्टेट के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, बिकॉज डायरेक्शन है, ऑर्डर नहीं है, इट्स ओनली एडवाइस का आपको ऐसा करना चाहिए। इज अ क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैं आपको हिसाब, ये कुछ एग्जाम्पल की डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट अगेन। अच्छा एक चीज और बात, उनमें से आप देखो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ने फॉलो कर लिए, कुछ नहीं फॉलो किए। अभी मैं दोनों तरह एग्जाम्पल दूंगा। अच्छा, अगर किसी डीपी को स्टेट ने फॉलो करते हुए लॉ बनवा दिया, क्या वो हमारे लिए मैंडेटरी फॉलो करना? यस। मतलब डीपी को फॉलो करे या ना करे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को स्टेट की मर्जी है, लेकिन उसको फॉलो करते हुए अगर कोई लॉ बनवा दिया डीप स्टेट ने, फिर पब्लिक के लिए लॉ फॉलो करना मैंडेटरी, पब्लिक के लिए चॉइस नहीं है। इनका मतलब डीपी को फॉलो करते हुए लॉ बनाए या ना बनाए, स्टेट की मर्जी है। लेकिन किसी डीपी को फॉलो करते हुए स्टेट ने लॉ बनवा दिया तो पब्लिक के लिए मैंडेटरी है उस लॉ को फॉलो करना। हमारे पास चॉइस नहीं है कि साहब हम नहीं फॉलो करेंगे। ये स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल नहीं है। स्टेट अगर इसको फॉलो नहीं करता, इसको फॉलो करके लॉ नहीं बनवाता, या तो उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में जाके जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल नहीं है विद द हेल्प ऑफ द कोर्ट। लेकिन अगर स्टेट ने किसी भी डीपी का इस्तेमाल करके लॉ बना दिया, ये बताऊं मैं एग्जांपल दूंगा, तो उस केस में वो आपकी पब्लिक को फॉलो करना है, नहीं तो वायलेशन होगा और पनिशमेंट भी हो सकती है अगर आप फॉलो नहीं करते। नाउ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दे रखे हैं? देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, शॉर्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में दे रखे। बता दें 25 पार्ट्स हैं, और पार्ट 4 में आर्टिकल्स हुआ, आर्टिकल्स 37 to 51। ये आर्टिकल्स 37 to 51, ये आर्टिकल नंबर इन पार्ट 4 विच कंटेन्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। पार्ट्स याद करना बहुत जरूरी है। अच्छा, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में था, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में, ठीक है। इट इज गिवन द पार्ट नंबर 4 एंड फंडामेंटल राइट में पार्ट नंबर 3 में। पता है 20 कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइड टू 25 पार्ट्स, तो पार्ट 3 फंडामेंटलाइज, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। नाउ एक दो चीज और देखिए, मैंने बताया फंडामेंटल राइट का जो कंसेप्ट है वो बता रहा, हमारे देश का संविधान बना तो कई सारे कंट्री के संविधान पढ़े गए थे और डिफरेंट कंट्री के संविधान से चीजें बोरो की गई थी। वैसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी होता है फंडामेंटल यूएस, बताया था मैंने, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए से बोरो किया गया। वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। याद करने वाली बात है, कौन से कंट्री के? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये बोरो किया गया। The concept of directive principal state policy, this concept has been borrowed from, it has been borrowed from Irish Constitution. कहां से बोरो किया? फ्रॉम द आयरिश, एंड आपको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन वहां से बोरो किया गया है। और ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है कि साहब दिस कंसेप्ट इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, ठीक है। अब 4 कंट्री के नाम दे रखे, उसमें आयरिश एंड इसके कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कंसेप्ट बोरो किया गया। जैसे फंडामेंटल राइट किससे बोरो किया गया? फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ना बता दो ना कि कई सारे कंट्री के आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छी अच्छी चीजें लगी वो सब चीज को पिक करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया। ना ये तो था, मतलब था डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है, इसका नेचर क्या है, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, कहां दे रखा है, कहां से बोरो किया। अब मैं बताने जा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, सम इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। Following are some of the important directive principles of state policy. Number 1,
स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मैं समाज में लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम ऑलरेडी स्टेट इसको फॉलो कर रहा है। पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम स्टेट का, स्टेट में गवर्नमेंट भी आती है, बताया था ना आर्टिकल 12 में गवर्नमेंट भी आती है, ऑल दैट। सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज टू फॉलो बाय स्टेट सच एज इक्वल पे फॉर बोथ मेन एंड वीमेन फॉर डूइंग द सेम वर्क। अगर काम सेम है, चाहे वो मेल करे चाहे फीमेल करे, मेन करे चाहे वीमेन करे, दोनों को सेम काम के लिए सेम पैसे मिलने चाहिए। इंडिया में पहले देखा गया था सेम काम मेल करता है उसको पैसे ज्यादा मिलते हैं, फीमेल करते तो पैसे कम देते हैं। इज गलत था ना, इट्स अ काइंड ऑफ इनइक्वलिटी। तो उसको रोकने के लिए ये एक प्रिंसिपल आपको, अच्छा आपकी नॉलेज के बता दूं, इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ऑलरेडी स्टेट ने एक लॉ बना रखा है, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। क्या बना रखा है? इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। और उसमें यही बात तो कह सकते हैं ये प्रिंसिपल स्टेट ने ऑलरेडी फॉलो किया हुआ है और उसको फॉलो करके लॉ बना रखा है। क्या वो लॉ फॉलो करना मैंडेटरी है? क्या कोई एम्प्लॉय ऐसा कर सकता है कि सेम काम मेल और फीमेल से करवा रहे हैं और फीमेल को कम दे रहे हैं मेल को? नो पॉसिबल, क्योंकि उस लॉ का वायलेशन हो जाएगा। तो मैंने बोला स्टेट किसी प्रिंसिपल को फॉलो कर लॉ बनाए ना बनाए स्टेट की मर्जी है, लेकिन अगर बनवा दिया तो फिर आपको फॉलो करना मैंडेटरी। अगर नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। जैसे इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट इस प्रिंसिपल में बना हुआ है कि सेम पे बोथ टू द मेल एंड फीमेल वर्कर फॉर डूइंग द सेम वर्क, एंड उस पर इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट बना हुआ है, लेकिन अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो आपके अगेंस्ट पनिशमेंट हो सकती है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जनरल सी बात है। फ्री लीगल एड मीन्स फ्री लीगल, जैसे कई बार कोई लोग अपने वकील हायर नहीं कर सकते कोर्ट में तो गवर्नमेंट को, लेकिन ये अभी तक इंडिया में फ्री लीगल एड नहीं हो पाया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत क्या ऑलरेडी हो चुका है? क्या इंडिया में पंचायती राज सिस्टम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है? क्या सरकार ने इस प्रिंसिपल को ऑलरेडी फॉलो कर लिया? द स्टेट्स एंड एंडिवर शैल ट्राई टू सिक्योर द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक टर्म बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है सेम लॉ फॉर एवरीवन irrespective of his or her religion। बट धर्म से कोई मतलब नहीं है, सभी के लिए एक जैसा कानून। उसको यूनिफॉर्म इज सेम, मतलब स्कूल की यूनिफॉर्म है, सबके लिए एक जैसी होती है। यूनिवर्सल सेम लॉ फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव रिलीजन से वो मतलब नहीं है, सबके लिए एक जैसा लॉ। इंडिया में टिल डेट यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, अभी तक नहीं है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। क्या मैरिजेस के अलग अलग लॉज हैं? हिंदूज के अलग है, मुस्लिम, जैसे हिंदूज में मल्टीपल मैरिज अलाउड ही नहीं है, ऑफेंस है, सजा हो सकती है। किसी की ऑलरेडी स्पाउस है, दूसरा शादी कर ले, अलाउड ही नहीं है। लेकिन मुस्लिम में लीगली अलाउड है कि साहब मल्टीपल मैरिज हो सकती है। इसलिए उनके लॉज ही अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है। क्या धर्म के आधार पर मैरिज के लॉज अलग है? तो ऐसे कई चीजें धर्म के आधार पर अलग लॉज हैं, अलग अलग धर्मों के लिए अलग। जैसे प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस के लॉज होते हैं कि सब प्रॉपर्टी किसको जाएगी आफ्टर डेथ ऑफ द पर्सन, तो हिंदूज में अलग है, मुस्लिम अलग, गिफ्ट के अलग अलग है, ट्रस्ट के अलग अलग है। ऐसा कई कॉन्टेक्स्ट में हमारे कंट्री में धर्म के आधार पर अलग लॉज हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन। इसका तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? सेम लॉ फॉर एवरीवन, चाहे उसका रिलीजन कुछ भी हो। लेकिन ऐसा हमारे कंट्री में नहीं है, कुछ चीजों के कॉन्टेक्स्ट में धर्म के आधार पर लॉ में फर्क है। इसका इंडिया में तो कह सकते स्टेट ने अभी तक इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया, तो क्या हम कोर्ट में स्टेट के अगेंस्ट जा सकते? नहीं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एंड दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। मतलब स्टेट, अभी देखो मैंने एग्जांपल दिया इक्वल पे वाला, क्या ऑलरेडी स्टेट ने फॉलो करके लॉ बनवा दिया है, लेकिन इसको अभी तक फॉलो नहीं है। अभी तक हमारे कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कोर्ट में जा सकते अगेंस्ट द स्टेट कि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेट क्यों नहीं फॉलो कर रहा, बिकॉज दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। Next is the state shall endeavor to protect and improve the environment and safeguard the forest, and already इसके ऊपर बहुत सारी पॉलिसी और लॉ बन चुके हैं, already it is being followed. The state shall take the step to separate the judiciary from the executive. मैंने आपको बताया that judiciary should be independent. तो स्टेट की जिम्मेदारी के साथ एग्जीक्यूटिव किसी तरह का कोई कंट्रोल ना करे जुडिशरी पे, ये भी स्टेट को करना चाहिए। And the state shall endeavor try to promote international peace and security. क्या इंडिया ऑलरेडी इंटरनेशनल पीस को, विश्व शांति के लिए बहुत सारे काम करता है, ठीक है, ऑलरेडी इस डायरेक्शन में बहुत सारे काम। ये कुछ एग्जांपल्स थे, लेकिन सम मतलब और भी बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दे रखा है। बट ये कुछ एग्जांपल है आपके, कुछ अंडर, उसमें कुछ फॉलो स्टेट ने कर लिए, कुछ बहुत सारे फॉलो कर लिए, कुछ नहीं भी फॉलो किए।
मगर नहीं भी फॉलो किए हम स्टेट के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, बिकॉज दीज आर नॉट इन्फोर्सिबल अगेंस्ट द स्टेट विद द हेल्प ऑफ द कोर्ट, बिकॉज ये सिर्फ एडवाइस है, स्टेट इज एडवाइस नॉट ऑर्डर्ड, एंड ये सिर्फ शुड, यू शुड डू दिस बट यू हैव टू डू दिस, दोनों फर्क है। बट फंडामेंटल आर इन्फोर्सिबल, वो इन्फोर्सिबल है अगेंस्ट द स्टेट विद द हेल्प ऑफ कोर्ट, विद द हेल्प ऑफ कोर्ट। इसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया। और ये ध्यान रखना कहां दे रखा है, पार्ट 4 में, किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, किस कंट्री से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से वहां से बोरो किया गया, एंड ये इन्फोर्सिबल नहीं होता अगेंस्ट द स्टेट विद द हेल्प ऑफ द कोर्ट। नाउ नेक्स्ट ऐसे एक छोटा सा टॉपिक था फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 51 है। आर्टिकल नंबर से पता लग रहा है कि आर्टिकल ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, अमेंडमेंट से ऐड हुआ, आर्टिकल नंबर 51 है। आर्टिकल 51 में यह कहा गया है कि जो देश के सिटीजन्स हैं, दे शुड फॉलो सर्टेन थिंग्स, एंड उन सर्टेन थिंग्स को नाम दिया फंडामेंटल ड्यूटीज। ये चीज आपको करनी चाहिए, इनको नाम दिया फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसके लिए आर्टिकल 51 ऐड हुआ बाय अमेंडमेंट। अच्छा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स की बात करता तो साथ में फंडामेंटल ड्यूटी भी डाल दी, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, अमेंडमेंट से डाल दी। बोलता राइट्स एंड ड्यूटी गो हैंड इन हैंड, मतलब तो जहां पे अधिकार की बात है वहां पे कहीं ना कहीं कर्तव्य होनी चाहिए, इसलिए ड्यूटीज भी डाल दी, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ, आर्टिकल 51 ऐड हुआ, और लिखा सिटीजन शुड फॉलो सर्टेन थिंग्स। एंड ये सर्टेन थिंग वो क्या है, वो ड्यूटीज की लिस्ट दे रखी है, उसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे। एंड अगेन इसमें देखिए लिखा सिटीजन शुड फॉलो, शैल नहीं, शुड। इसके बाद अगर कोई सिटीजन उन सर्टेन थिंग जिसका नाम फंडामेंटल ड्यूटी दे रखा है, अगर कोई फॉलो नहीं करता तो क्या उस सिटीजन के अगेंस्ट हम कोर्ट में जाकर नहीं? तो अगेन इसमें बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट इन्फोर्सिबल अगेंस्ट द सिटीजन, अगेंस्ट द सिटीजन्स, क्योंकि शुड है, हमने एडवाइस किया कि आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं करें तो हम इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करवाने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते अगेंस्ट द सिटीजन। अच्छा, इसका तो ये भी डीपी की जैसे, लेकिन फर्क क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पे हम बोल रहे हैं स्टेट को ऐसा करना चाहिए, स्टेट नहीं करता तो स्टेट के अगेंस्ट कोर्ट में हम नहीं जाते, तो स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्सिबल नहीं है। और ये सिटी, क्योंकि यहाँ ड्यूटीज हमने स्टेट पे नहीं लगाई, सिटीजन पे लगाई है, ये देश का हर नागरिक सर्टेन चीजें फॉलो करें, ठीक है, अच्छा है अगर आप फॉलो करते हैं, नहीं भी फॉलो करते तो हम आपके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं, मतलब पता लगा कोई किसी ने किसी सिटीजन के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर दिया कि ये फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं करा, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि शुड है एंड शैल नहीं है। एडवाइस क्या कि आपको ऐसा करना चाहिए, अगर आप नहीं करते तो उस केस में कोई सजा नहीं, उसके लिए आप जैसे कई बार हम नहीं बोलते, अपने एक जनरल बात अपने घरों में नहीं बोलते कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपके घर में कोई बड़ा है उसको झुक के नमस्ते करनी चाहिए, पैर छूने चाहिए, लेकिन किसी ने पैर नहीं छुए इसके लिए तो सजा थोड़ी हो जाएगी। इट्स ओनली पीस ऑफ एडवाइस, इट्स ओनली एडवाइस कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन किसी ने अगर नमस्ते नहीं की या पैर नहीं छुए तो उसके लिए सजा थोड़ी हो जाएगी, ठीक है। एग्जैक्ट मतलब उसके लिए हम कोर्ट में एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है, ये चीजें आपको करनी चाहिए, एंड ये आपकी फंडामेंटल नाम दे दिया कि ये सब चीजें जो करनी चाहिए सिटीजन, हमने नाम दिया फंडामेंटल ड्यूटी। बट अगेन ये एडवाइस है, मैंडेटरी नहीं है, अगर कोई सिटीजन नहीं फॉलो करता तो हम उस सिटीजन के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते फॉर इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल ड्यूटी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, अभी जब मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की जो लिस्ट है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ूंगा तो आप बोलेंगे सर ये तो मैंने सुना है मैंडेटरी है फॉलो करना, नहीं तो केस हो जाता है, एकदम हो जाता है। आर्टिकल 51 के हिसाब से मैंडेटरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 के, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्ट्स बने हुए हैं जिसके अंदर उनको मैंडेटरी किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता है कि सब एडवाइस है, लेकिन और लॉज में मैंडेटरी कर रखा है, और सारे बहुत सारे लॉज बन रखे हैं जिनको मैंडेटरी कर रखा है, तो उसके हिसाब से अगर आप नहीं करते तो आपको केस हो सकता है, पनिशमेंट भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की कंफ्यूज नहीं होना, हम फिलहाल क्वेश्चन अगर पूछा ऐसे हिंदुस्तान के लॉ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पर्टिकुलर लॉ के हिसाब से ऐसे ही होता है, तो हम अभी फिलहाल आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके हिसाब से क्या है, लेकिन अदर लॉज बहुत सारे हैं। अच्छा, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है, ये बोल रहा है कि मैंडेटरी नहीं है, आपको एडवाइस कर रहे हैं,
और कोई लॉ मैंडेटरी कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रिंजेंट ही कर रहा है ना, डायल्यूट थोड़ी कर रहा है, वो इससे ज्यादा और हायर बात कर रहा है, तो इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है। तो इसलिए कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर हमने तो सुना था कि ये करना मैंडेटरी है, नहीं तो सजा हो जाती है। एकदम वो अदर लॉज के हिसाब से, नॉट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट एज पर आर्टिकल 51A, क्योंकि इसके हिसाब से सिर्फ एडवाइस है एंड मैंडेटरी नहीं। देखिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटी के एग्जाम्पल। पहला, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, कि देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको अबाइड करना, उसका आइडियल्स और इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना, नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना। अब आप बोलेंगे सर नेशनल फ्लैग को हम रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो क्या इस एकदम, अच्छा इसके हिसाब से तो नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज करता हूं, एक एक्ट है फ्लैग्स एक्ट, एक एक्ट है फ्लैग जो सिर्फ नेशनल फ्लैग के रिलेटेड लॉ बना हुआ, फ्लैग्स एक्ट। हिंदुस्तान में एक्ट बहुत बने हुए हैं। उस एक्ट में लिखा हुआ मैंडेटरी कि आपको नेशनल फ्लैग के रेस्पेक्ट करना है, और कुछ नॉर्म्स भी दे रखे हैं, एंड आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो सजा भी है। तो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A के हिसाब से तो मैंडेटरी ड्यूटी नहीं है, लेकिन अदर लॉज बने हुए हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फ्लैग्स एक्ट में एक्चुअली लिखा हुआ है कि आप अपने बॉडी में फ्लैग्स को वियर कर सकते हैं, लेकिन नॉट बिलो द वेस्ट लाइन, मतलब कमर के नीचे नहीं। तो कई बार देखोगे आप कि स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं या अदर स्पोर्ट्स हैं, लोग जो जर्सी टी शर्ट पहनते हैं तो टी शर्ट पे देखिए नेशनल फ्लैग भी बना होता है, लेकिन कभी उनके ट्राउजर पे नहीं बना हुआ, कभी उनके शूज पे नहीं बना हुआ, कि इट इज बिलो द वेस्ट लाइन। ये एक फ्लैग एक्ट का वायलेशन है। फ्लैग देखिए लॉ, मैं हम लॉ जितना आप जानते हैं ना, जितना जानेंगे उतना सोसाइटी में हर चीज की समझ बढ़ेगी कि साहब जर्सी में क्यों है, कैप में होता है, लेकिन बिलो द वेस्ट लाइन मतलब ट्राउजर या नीचे लोअर्स में या शूज में कभी कोई फ्लैग एक्ट में अलाउड डिसरेस्पेक्ट, कि वो चीज को हम ऊपर तो हमें नीचे बॉडी के लोअर पार्ट में नहीं पहनते, ठीक है, वो डिसरेस्पेक्ट है। अब इसमें एक एग्जांपल देता हूं। एक बार क्या हुआ, मंदिरा पे जी आप जानते हैं क्रिकेट के बहुत सारे उसमें प्रोग्राम्स में आती है, तो इसने एक बार एक साड़ी पहन रखी थी, वो साड़ी पूरी साड़ी पे नेशनल फ्लैग बने हुए थे, पूरा डिजाइन ही वैसा था। तो जब पूरी साड़ी पे नेशनल फ्लैग है तो ऑब्वियसली बिलो द वेस्ट लाइन भी जा रहा है, और बाद में इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो उसको माफी मांगनी पड़ी थी कि साहब मैंने बाय मिस्टेक ऐसा कर दिया, इंटेंशनली था एंड ऑल दैट, कोई फ्लैग एक्ट का वायलेशन है। तो मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बता रहा हूं कि मैंडेटरी नहीं है, आपको एडवाइस किया गया है, लेकिन अदर लॉज बने हुए जिसके लिए मैंडेटरी तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो सजा भी हो सकती है। नेक्स्ट, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जनरल सी बात है कि भाई आप कंट्री की सॉवरेनिटी को मेंटेन करने में, यूनिटी को, उसमें आपको उसका ध्यान रखना चाहिए जिससे कि देश सही चले। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल, देश को सेव करना है, कभी जरूरत पड़े देश के लिए कोई सर्विस देना तो आपको आगे आना चाहिए। टू प्रमोट द हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, लोगों में भाईचारा फैलाना, लोगों में आपको सद्भाव फैलाना, आपस में रिलीजियस आपको लोग मिलजुल के रहना, समथिंग लाइक दैट। टू रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ऐसी कोई भी समाज में प्रथा जो महिलाओं के खिलाफ है या उनकी रिस्पेक्ट को डायल्यूट करता है, ऐसी सारी प्रथाओं को रिनाउंस मतलब डिसकंटिन्यू करना, ठीक है। ऐसी आपने सुना कई जगह फीमेल्स को मंदिरों में जाना अलाउड नहीं है, या और भी बहुत सारी चीजें, क्या ऐसी जो, या फीमेल्स को स्कूल नहीं भेजते, बच्चों को, गर्ल चाइल्ड को, क्या ऐसा रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं जो डेरिवेटरी है उनके अगेंस्ट है, और ऐसी प्रैक्टिस को बंद करवाना, या आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीजें ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर, क्या इंडिया का कल्चर कंपोजिट है, मिक्स कल्चर, मिक्स, इतने सारे कल्चर हमारे कंट्री में है, तो उस रिच कल्चर बोलते, उसको बोलते हैं रिच कल्चर, इतने सारे कल्चर है, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको मेंटेन करना, उसको प्रिजर्व करना, एंड उसको ये नहीं कि साहब हम अपने खाली एक अपने कल्चर, आप ठीक है आपको जो मानना मानिए, लेकिन आपको मैंने उसकी वैल्यू को इंपॉर्टेंस देना कि हमारा कंट्री कल्चर कितना रिच है। सो मेनी थिंग्स आर इन आवर वन कंट्री, ठीक है, जो बहुत कम कंट्री में देखने को मिलता है, तो इस चीज की वैल्यू करना, उसको प्रिजर्व करना। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटी, कुछ एग्जाम्पल है, लेकिन फॉलोइंग सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल। एंड अगेन फंडामेंटल ड्यूटी में क्या ध्यान रखना है, कहां दे रखा, आर्टिकल 51A, एंड ये सिर्फ एडवाइस है टू द सिटीजन्स कि आपको ऐसा करना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है। और अगर कोई सिटीजन नहीं करता एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51A, हम उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, दे आर नॉट इन्फोर्सिबल इन अगेंस्ट द सिटीजन विद। लेकिन अभी मैंने बताया, जैसे अभी फ्लैग एक्ट एग्जांपल दिया, अदर लॉज आर देयर, एंड उसमें उसके हिसाब से अगर मैंडेटरी ड्यूटी है तो आपको जरूर फुलफिल करना है, नहीं करेंगे तो आपके केस भी हो सकता है और आपके अगेंस्ट पनिशमेंट भी हो सकती है। तो यहां तक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। देखिए अभी मैंने इस लेक्चर में एक तो पहले आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी पढ़ाया कि साहब अगर कोई फंडामेंटल राइट्स आपके अफेक्ट होते हैं तो उसको पाने के लिए आप आर्टिकल 32 में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं।
बाय मेकिंग अ रिट पिटीशन। फिर उसी को मैंने एक्सटेंड किया, रिट पिटीशन भी दो कोर्ट को लग सकती है, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम को आर्टिकल 32 में फॉर इन्फोर्समेंट ओनली फंडामेंटल राइट, हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज अदर राइट्स। एंड इन दोनों कोर्ट्स को अलग अलग सर्कमस्टेंस के हिसाब से 5 तक रिट पिटीशन लगा सकते हैं, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सर्टिटरी, रिट ऑफ को वारंटो। फिर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया, डायरेक्टिव इन स्टेट पॉलिसी, कि स्टेट को एडवाइस किया गया कि आप सर्टेन प्रिंसिपल को फॉलो करें, लेकिन अगेन एडवाइस है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। एंड कहां दे रखा है, पार्ट 4 में आर्टिकल 37 to 51 कहां से बोरो किया गया, फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। कहां से, फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से बोरो किया गया। फिर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया, फंडामेंटल ड्यूटी, जो भी मैंने डिस्कस किया। एंड अगेन ये एडवाइस है टू द सिटीजन कि आप सर्टेन चीजें फॉलो करें, आर्टिकल 51 है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई सिटीजन नहीं फॉलो करता तो उसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता एंड हम कोर्ट में। लेकिन अगर कोई अदर लॉज बने हुए हैं जो मैंडेटरी करते हैं तो उसके हिसाब से आपको जरूर फॉलो करना है, अदरवाइज लीगल एक्शन हो सकता है और पनिशमेंट हो सकती है। देखिए, आप कई बार सोचेंगे सर कुछ चीजें फास्ट, क्वेश्चन है आपके हिसाब से जो जरूरी है उतना ही बताया जाएगा, और उससे थोड़ा मैं ज्यादा ही बता रहा हूं, उससे कम नहीं बता रहा, क्योंकि कोई भी चीजें की डेप्थ तो बहुत होती है, लेकिन आपके लेवल पे क्या सजेस्टेड है, क्या सिलेबस और क्या आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है एंड उसके हिसाब से चीजें चल रही हैं। एंड आई होप इन लेक्चर्स के थ्रू आपको बहुत कुछ समझने को मिल रहा होगा, बहुत नई नई बातें पता भी चल रही होंगी, ठीक है। एंड बाकी जो इस टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिमेनिंग पोर्शन है, होपफुली 2 लेक्चर्स हम और लगाएंगे एंड वो 2 लेक्चर्स के साथ आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑलरेडी आई हैव टेकन 5 लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 2 more लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक। एंड और मैंने पहले ही बताया था, जो आपका लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग जो पेपर है INSEE-SAT, इस पेपर में जो 2 पार्ट है, 25 मार्क्स ऑन लीगल एप्टीट्यूड एंड 25 ऑन लॉजिकल रीजनिंग। तो जो 25 नंबर का जो पोर्शन लीगल एप्टीट्यूड, उसमें कई सारे टॉपिक है, उसमें एक टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा टॉपिक है, इसलिए क्लासेस बहुत लग रही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने 25 नंबर में, मान लीजिए आपको 50% पेपर ही है, 25 नंबर इलीगल एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है 25 नंबर का पार्ट है, उसका समझ के मान लो 50% सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। 12-14 नंबर तक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो 25 नंबर है, 12 नंबर यहाँ गए तो ऑलमोस्ट 50% हो गया। तो आप समझिए, इसलिए थोड़ा क्लासेस भी ज्यादा लगा रहे हैं, काफी लंबा टॉपिक है। हाँ, बाकी टॉपिक सब मिला के तो एक तरफ एक टॉपिक और एक तरफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, देखिए एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, लीगल रीजनिंग, ये सब मिला के आपको 12-13 नंबर का। तो आप समझे कितना फर्क है, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में हम बात कर रहे हैं एंड 2 more क्लास आई विल टेक ऑन दिस टॉपिक। इसके साथ आपको ये चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।